नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। टोंक में संदेड़ा फार्म में सरकारी संस्कृत मिडिल स्कूल की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लग गई है। ये रोक पीपलू उपखंड न्यायालय के उस फैसले के बाद लगी है जिसमें कोर्ट ने स्कूल की जमीन के नामांतरण पर स्थगन आदेश जारी किया था। मामले में कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि रजिस्ट्री से संबंधित जो भूमि है उसमें स्कूल या कुछ बंदे की भूमि स्थित है और लोगों ने मांग करी थी कि इसका नामांतरण रुकवाया जाए। और वो शिकायत तहसीलदार जी को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए कैंप में हमने दिलवा दी थी। स्कूल की जमीन रजिस्ट्री पर यह रोक न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद लगी है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे विभाग की लापरवाही की वजह से टोंक के संदेड़ा ग्राम पंचायत के संदेड़ा फार्म में 40 साल से चल रहे सरकारी संस्कृत स्कूल की जमीन बेची जा रही है। आपको बता दें कि इस स्कूल की जमीन टोंक रियासत के नवाब रहे नवाबी खानदान से ताल्लुक रखती है, जिसे 2013 में नवाब साहब आफ्ताब अली खान ने ग्वालियर के रहने वाले शैलेंद्र सिंह भदौरिया को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद ये जमीन शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने संदेड़ा फार्म के घनश्याम को ट्रांसफर कर दी, जिसके नामांतरण पर अब रोक लग गई है। उदयपुर नगर निगम महापौर गोविंद सिंह डाक ने कुम्हारों का भट्टा पर बन रहे ओवरब्रिज का औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण को लेकर नगर निगम उप महापौर और स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने कहा कि महापौर गोविंद सिंह डाक ने कुम्हारों का भट्टा स्थित निर्माणाधीन ओवरब्रिज का औचक निरीक्षण किया है और वहां कार्य संभाल रहे इंजीनियरों से बात भी की है। महापौर ने यहां कार्यरत कार्यकारी एजेंसी के अधिकारियों से तकनीकी और गुणवत्ता के बारे में संपूर्ण जानकारी मांगी। उन्होंने मौके पर ही पुलिया की ड्राइंग मंगवाकर उसके अनुसार ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ली। महापौर ने यहां इस्तेमाल किए जा रहे स्टील और दूसरी सामग्री को भी चेक किया। कंपनी के अधिकारियों ने महापौर को बताया कि ये ब्रिज दिसंबर 2021 तक संपूर्ण होना था, लेकिन अब ये मई 2022 तक पूरा हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखी पहल की वजह से कोटा के ओम प्रकाश सुमन की चर्चा आजकल पूरे प्रदेश में हो रही है। दरअसल ओम प्रकाश सुमन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत ओम प्रकाश सुमन लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक मसलन पॉलिथीन, डिस्पोजल कप, प्लेट जैसी चीजें लेते हैं और उसके बदले में लोगों को पौधे, खाद और बीज फ्री में देते हैं। इस मुहिम के तहत ओम प्रकाश सुमन ने अब तक कई क्विंटल पॉलिथीन जमा कर लिया है और 5000 से अधिक पौधे वितरित कर चुके हैं। खास बात यह है कि ओम प्रकाश सुमन कोटा के साथ साथ आसपास के इलाके में भी स्टॉल लगाकर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण बचाने के लिए केवल पौधे लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनको पेड़ बनाना भी जरूरी है। तो हमारा उद्देश्य है कि पॉलिथीन की थैलियाँ जो कचरे में, नाली में और इसमें जो जा रही है ये न जाए। तो हमारा संदेश ये है कि जो भी घरों में जो यूज करते हैं सिंगल प्लास्टिक और पॉलिथीन की थैलियाँ, ये कचरे में न जाए। राजसमंद जिले में गोपाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ नाथद्वारा के नाथुवास स्थित श्रीनाथ जी गौशाला में गोपाष्टमी के मौके पर पांडों और बीजारों की भिड़ंत भी करवाई गई। आपको बता दें, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। ये भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गायों को चराने निकले थे और उसी के उपलक्ष्य में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी गोपाष्टमी के पर्व पर धर्मनगरी नाथद्वारा में ग्वाल बालों की ओर से पहले गो क्रीड़ा की गई। ग्वाल बालों ने गो माता को खूब रिझाया, जिसके बाद सालों पुरानी परंपरा अनुसार सांडों और पाड़ों की सांकेतिक रूप से भिड़ंत करवाई गई। 2 जोड़ी सांडों की और 1 जोड़ी पाड़ों की भिड़ंत करवाई गई। इस दौरान पाड़ों की भिड़ंत देखने हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे और गौ माता का आशीर्वाद लिया। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के लिए इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह की सबसे खास बात यह है कि इस समारोह के दौरान सुल्तानपुर में बने एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान एक तो नहीं बल्कि 30 फाइटर जेट्स को पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उतारने की तैयारी की जा रही है। 16 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। हम इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये जो रोड आ रही है गाजीपुर की तरफ से आ रही है और गाजीपुर से होते हुए ये लखनऊ जाएगी। सिर्फ बाराबंकी की बात करें तो तकरीबन 150 गाँव को ये कवर करेगी। यूपी का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसे लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के योग्य बनाया गया है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस की लागत 22,494 करोड़ रुपए है और ये एक्सप्रेसवे 340.824 किलोमीटर लंबा है, जो लखनऊ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के गाजीपुर में खत्म होता है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये भी है कि 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है और इस एक्सप्रेसवे पर 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए महज 3.5 घंटे का वक्त लगने वाला है। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में बेंगलुरु डिवीजन के तोपुरु सिवड़ी में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। दक्षिण पश्चिमी रेलवे की ओर से कहा गया है कि हादसे के वक्त इस ट्रेन में 2348 यात्री सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद इस रास्ते से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस गुरुवार की शाम 6 बजे के आसपास कन्नूर से रवाना हुई थी। साउथ वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक यह हादसा शुक्रवार तड़के 3:50 पर हुआ। तोपुरु सिवड़ी घाट सेक्शन में अचानक कुछ बोल्डर्स आ गिरे, जिसकी वजह से ट्रेन के 5 डिब्बे बेपटरी हो गए। अब इन डिब्बों को बाहर निकालने और पटरी को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है। यहाँ के आसमान में स्मॉग की मोटी परत छा गई है और कहा जा रहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाके में अगले 2 दिनों तक प्रदूषण और भी बढ़ सकता है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, घुटन, गले में और नाक में खराश जैसी समस्याएं तो पहले से ही हो रही हैं। सीएससी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में मौजूदा कोहरे का कहर अगले कुछ घंटे और रह सकता है। खास बात यह है कि यहाँ सुबह के समय कोहरे का असर इस कदर था कि कुछ दूर के बाद साफ दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। दरअसल दिल्ली में एयरलॉक जैसी स्थिति बन गई है और मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहना चाहिए और खिड़की दरवाजे बंद कर रखने चाहिए। सफर के अनुसार हवाओं की दिशा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इस वजह से अगले 2 दिनों तक प्रदूषण गंभीर स्थिति में रह सकता है। 14 नवंबर को स्थिति में मामूली सुधार हो सकता है, लेकिन 15 नवंबर को फिर से यही स्थिति होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रशासन ने ड्रग्स तस्करी के आरोपी के घर बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि ड्रग्स तस्करी के आरोपी ने बिना नक्शा पास करवाए ये आलीशान घर बनवाया था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। खुदाई करने वाली मशीन से उसकी एक-एक ईंट गिरा दी गई। घर के आगे का हिस्सा तो किसी कागज की तरह गिरा और फिर पिछला हिस्सा भी मलबे में बदल गया। आरोप है कि ड्रग्स तस्करी के आरोप में जेल में बंद इस घर के मालिक ने काली कमाई से घर बनाया, जिसकी जांच के बाद पता चला कि उसने नक्शा तक पास नहीं करवाया था। इसके बाद प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चलाने का फैसला कर लिया। थाना कैंट के अंतर्गत एक महिला है शाहिदा, जो पत्नी है इस्लाम की। ये रहने वाले फरीदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में इनका एक भवन था जो बरेली विकास प्राधिकरण के जो मानचित्र या उसके जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप नहीं था और न इन्होंने अनुमति ली थी। तो उसी के आधार पर बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा इसमें इनको जो नोटिस दिया गया था उसकी इन्होंने उसको डिमोलिश किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पाकिस्तानी झंडा लगाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें घर के ऊपर हरे रंग का झंडा लहराता दिखा। जैसे ही ये बात फैली, आरोपी के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
तनाव बढ़ा तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और भीड़ के डर से घर में बंद आरोपी के दरवाजे को खुलवाकर कुछ झंडे बरामद किए। हालांकि इन झंडों के पाकिस्तानी या धार्मिक होने की पुष्टि नहीं हो पाई। इस बीच वहां कुछ लोग तिरंगा लेकर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। माहौल को भांपकर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। हालांकि एक संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है, तहरीर दी गई है, उस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और उस पर प्रॉपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। झंडा विवाद की वजह से इलाके का माहौल खराब न हो, इसके लिए पुलिस सतर्क हो गई। लेकिन आरोपी के घर के बाहर जमा भीड़ पर वहां मौजूद एक गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया। गुजरात के तापी जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां सोनगढ़ के पास मौजूद एक टोल नाके पर एक बेकाबू बस ने कहर बरपा दिया। इस हादसे के सीसीटीवी वीडियो ने लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया। इसमें एक बस तेज रफ्तार से टोल नाके की तरफ आती दिखाई दी। ब्रेक लगाने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ा और वो टोल प्लाजा पर बने सीमेंट के पोल से जा टकराई। रफ्तार से भागती बस जिस जगह पर जाकर टकराई वो दरअसल एक कैबिन था, जिसमें एक महिला टोल कर्मी मौजूद थी। वीडियो में दिखा कि अपनी तरफ बस को आता देख उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो हादसे का शिकार हो गई। बस टक्कर खाने के बाद जैसे ही रुकी, उसमें से कई यात्री उतरते दिखाई दिए। इस हादसे में बस में सवार 15 लोगों को चोट आई। दूसरी तरफ महिला टोल कर्मी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत की बात ये रही कि इसमें किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर 2 से 3 किलोमीटर पहले से ही बोर्ड लगे होते हैं कि आगे टोल प्लाजा है। उसके बाद भी तापी में नेशनल हाईवे नंबर 53 के टोल प्लाजा पर बस की स्पीड कम क्यों नहीं थी? तेलंगाना में बीजेपी किसान मोर्चा ने अब तक धान की खरीद शुरू नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए और राजन्ना सिरला समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया। बीजेपी किसान मोर्चा के इन प्रदर्शनकारियों ने टीआरएस सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में झंडे और बैनर लिए ये प्रदर्शनकारी डीएम दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वहां बैरिकेड की दीवार खड़ी कर दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी भी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखे। एक तरफ प्रदर्शनकारी बैरिकेड हटाने के लिए डटे नजर आए, तो दूसरी तरफ पुलिस फोर्स उन्हें ऐसा करने से रोकने में जुटी रही। प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस की एक नहीं चली और आखिर में उन्होंने बैरिकेड को गिराकर ही दम लिया, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। माल ढुलाई में तेजी लाने के लिए रेलवे ने छोटे साइज के कंटेनर तैयार किए हैं। खास बात यह है कि इस कंटेनर को देखने के लिए रेल मंत्री खुद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यूब कंटेनर के प्रोटोटाइप देखने पहुंचे। माना जा रहा है कि इससे गति शक्ति प्रोजेक्ट को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने रेल और रोड ट्रांसपोर्ट को एक करने के लिए ये नए कंटेनर तैयार किए हैं, जिनकी साइज रेलवे के पुराने कंटेनर से आधी है। खास बात यह है कि इनमें सामान लोड और अनलोड करने में आसानी होगी। साथ ही एक कंटेनर में कई मोटरसाइकिल एक साथ पार्सल की जा सकती है। रेलवे में पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है कि हाफ कंटेनर बनाए गए हैं मोटरसाइकिल जैसी चीजों को लोड करने के लिए। ये कंटेनर बनने के बाद खुद रेल मंत्री उसे देखने पहुंचे और उनके सामान लोड और अनलोड करने का डेमो दिया गया। तो ये जो प्रयास है, ये प्रयास भी उसी कड़ी में एक प्रयास है कि किस तरह से रोड और रेल में एक समन्वय बने। रेलवे ने गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत पार्सल बुकिंग को आसान करने के लिए ये स्पेशल कंटेनर तैयार किए हैं और हरे झंडे मिलने के बाद इन्हें बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना चूल्हा उतर गया है और अब जिस रंग रूप में ये सामने आया है उसे देखकर भरोसा ही नहीं होता कि ये भारत का कोई रेलवे स्टेशन है। इसकी खूबसूरती ऐसी कि देखने वाले देखते रह जाएं और सुविधाएं ऐसी कि सुनकर हैरान रह जाएं।
हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ अस्पताल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित की गई है। साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों और यात्रियों के लिए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ साथ खाने पीने के लिए खास लॉन्ज भी बनाए गए हैं। खास बात यह है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। यहाँ भोपाल के आसपास जैसे भोजपुर मंदिर, सांची स्तूप, भीम बेटिका, बिरला मंदिर, सांका श्याम जी, वीआईपी रोड, तवा डैम, जनजातीय संग्रहालय के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही यहाँ की दीवार पर भील, पिथोरा पेंटिंग्स और कई आर्ट इफेक्ट्स प्रदर्शित किए जाएंगे। ये जो स्टेशन जो रिडेवलप हुआ है, ये एक मॉडल स्टेशन के तौर पे रिडेवलप हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट भी है इंडियन रेलवेज का। तो इसमें कोशिश ये की गई है कि पैसेंजर एमिनिटीज को जितना इम्प्रूव कर सकें, वो डिजाइन में ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। इम्फाल का ये बाजार इतना खास है कि इसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। करीब 500 साल पुराने ईमा मार्केट के नाम से प्रसिद्ध इस मार्केट को लोग मदर्स मार्केट भी कहते हैं। एशिया में महिलाओं की ओर से चलाए जाने वाला ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ करीब 5 से 6 हजार महिला दुकानदार हैं जो तरह तरह की चीजें बेचती हैं। खास बात यह है कि इसके संचालन से लेकर सारा काम महिलाओं के जिम्मे ही है। महिलाओं की ओर से चुना गया यूनियन ही यहाँ प्रशासन संबंधी कामों को संभालता है। मदर्स मार्केट को खैरबंद बाजार या नूपी कैथल भी कहते हैं। मणिपुर में इसे ईमा कैथिल मार्केट कहते हैं। कई महिलाएं तो यहाँ पीढ़ियों से दुकानदारी कर रही हैं। यहाँ हर तरह के आइटम बिकते हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट सामान, खिलौने, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, खाने का सामान, मसाले, सब्जियाँ, मीट और वे सारे सामान बिकते हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं। एक बार ये बाजार नॉर्थ ईस्ट इलाके में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन मरम्मत के बाद अब यहाँ फिर बहुत चहल पहल रहती है। अगर कारोबार की बात करें तो यहाँ रोज लाखों का कारोबार होता है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक निजी होटल में वेस्ट बोतलों के ढक्कन से एक पूरी दीवार बनाई गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत कामत ग्रुप ऑफ होटल ने दावा किया है कि उनके होटल ऑर्चिड में वेस्ट ढक्कनों से बनी ये दीवार एशिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी दीवार है। दरअसल वेस्ट बोतलों के ढक्कन से तैयार की गई 15 फीट ऊंची और 275 फीट लंबी एक कलाकृति है, जिस पर हिमाचल की संस्कृति का चित्रण किया गया है। इस दीवार के निर्माण में वेस्ट बोतलों के 5 लाख ढक्कनों का इस्तेमाल किया गया है और इसे बनाने में होटल के स्टाफ के अलावा शहर के आम लोगों और स्कूली बच्चों ने सहयोग किया है। साथ ही इन सभी ने वेस्ट कलेक्शन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। बहुत ही लर्निंग और एजुकेटिव है, बिकॉज ये हर एक जन को सीखना चाहिए कि ये वेस्ट जो है उसको कैसे ब्यूटीफुली यूज करते हैं। इस दीवार को बनाने का मकसद ग्रीन शिमला, क्लीन शिमला के जरिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही आम जनमानस की व्यर्थ पदार्थों को कूड़ा करकट में फेंकने की आदत में बदलाव लाना भी है।